बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। घटना चतरा जिले की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जानलेवा ये लापरवाही है, यानी कि एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया गया है। लापरवाही ने मरीज की जान ले ली है, जिसके बाद परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। निचले से उच्च सभी स्तर पर यह बड़ी लापरवाही देखी गई। ना सदर अस्पताल ना रिम्स में इलाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल समय से एम्बुलेंस नहीं मिला। विभाग की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे चतरा के सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल में मरीज को एम्बुलेंस से उतारने के लिए ना तो स्ट्रेचर था और ना ही कोई नर्स, और जैसे तैसे इमरजेंसी तक ले जाने पर डॉक्टर मौजूद नहीं मिले। करीब 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर आए और आते ही मरीज को रिम्स रेफर कर दिया। मरीज को जब रिम्स ले जाने की बात आई तो एम्बुलेंस की लापरवाही भी सामने आई। बार बार कॉल करने पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई और मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस से रिम्स ले जाया गया। लेकिन मरीज के परिजनों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रिम्स में भी मरीज को कोई बेहतर इलाज नहीं मिला। रिम्स में तो हालात ये थे कि वहां ऑक्सीजन मास्क तक के लिए पैसे मांग लिए गए और इन सब के बीच मरीज की जान चली गई। मृतक के परिजनों ने सिस्टम, नेता, मंत्री और विधायकों पर मौत का आरोप लगाया। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने एम्बुलेंस की लापरवाही को लेकर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चतरा सदर अस्पताल की है, जहां से फिर मरीज को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया था, और दूसरी तस्वीर आपको रिम्स की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इसका पूरा वीडियो परिजनों ने खुद बनाया और इस वीडियो में ये लापरवाही साफ तौर पर नजर आई कि जब मरीज को चतरा से रेफर किया गया रिम्स के लिए तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली। नेता से लेकर मंत्री सभी पर परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं और एक बार फिर से सवालों के घेरे में झारखंड का स्वास्थ्य विभाग। बहुत देरी के बाद 10-15 मिनट के बाद वो डॉक्टर आया और उसके आने के बाद वो आके सीधा डायरेक्ट हजारीबाग रेफर कर दिया। हजारीबाग रेफर करने के बाद फिर वो बोला कि आप चले जाओ, तो हम 108 पे फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद सारा डिटेल लिया मेरा। उसके बाद 16 मिनट तक मेरे को होल्ड पे रखा और होल्ड रखने के बाद कॉन्फ्रेंस किया एम्बुलेंस वाला को। एम्बुलेंस वाला डायरेक्ट बोलता है कि भैया मेरे को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा आने में, अगर सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लो। रांची रेफर जाने के बाद वहाँ पे इलाज चला थोड़ा सा, उसके बाद बहन मेरी वहाँ पे नहीं रही। अब हम क्या करें, अब किसको जवाब दे। ये शिकायत हम लोग को मिल रही है कि एम्बुलेंस का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है और हम लोग जो एग्जिस्टिंग एजेंसी है उसको हम लोग शो कॉज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग नई एजेंसीज का भी चयन करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि जो पुराने एम्बुलेंसेज हैं जो 1.5 लाख किलोमीटर चल चुका है या 8 साल से पुरानी है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग नया एम्बुलेंस सरकार द्वारा स्वीकृत हो गया है, उसका भी क्रय हम लोग करने की प्रक्रिया में। राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, ये एक सवालिया निशान है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी और कैसे लोगों की जान बचाई जाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि मरीज की जान की परवाह क्यों नहीं, इमरजेंसी में क्यों नहीं मौजूद थे डॉक्टर। क्योंकि परिजनों का आरोप है कि वो मरीज को लेकर इमरजेंसी में गए लेकिन डॉक्टर वहां मौजूद ही नहीं थे। सवाल ये भी बन रहा है कि मरीज के पास तुरंत आखिर क्यों नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जब चतरा से रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया था तो एम्बुलेंस आखिर मरीज को क्यों नहीं मिली। किस काम का लाखों करोड़ों का ये बजट। सवाल ये भी, क्या सिर्फ कागजों पर मिलती है सुविधाएं। और सबसे बड़ा सवाल, मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन है। और इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दुमका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। 2 युवक की मौत हो गई है, 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देवघर से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों का पीएमसीएच में इलाज जारी है। दुमका के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे हैं। कोठिया के पास
ये सड़क हादसा हुआ। तो बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। 2 युवक की इस हादसे में मौत हो गई है, 3 युवक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देवघर से लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है और घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुमका के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मानव तस्करों के चंगुल से नाबालिग मुक्त कराए गए हैं। 13 आदिवासी नाबालिगों को मुक्त कराया गया है। 2 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। 12 किशोरी और 1 किशोर इसमें शामिल हैं। 14 से 17 साल के बीच में सबकी उम्र बताई जा रही है और इन सभी को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी कर रहे थे ये मानव तस्कर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। मानव तस्करों के चंगुल से नाबालिगों को मुक्त कराया गया है। 13 इनकी संख्या बताई जा रही है। 2 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर कर्नाटक की डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को फर्जी कॉल किया गया। रात करीब 10 बजे कर्नाटक के डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी को ये कॉल आया, जिसके बाद सीएम के पीए जय प्रसाद ने गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल साइबर सेल के साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि ट्रू कॉलर पर यह नंबर अभिजीत न्यू सिम जिम पीटी के नाम से रजिस्टर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री को फर्जी कॉल करने का मामला कल देर रात प्रकाश में आया है। कल देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक फर्जी कॉल किया गया। फर्जी कॉल के माध्यम से उन्हें ये कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला झूठा था। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गोंदा थाने में एफआईआर रजिस्टर कराया गया है। अगर हम कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का सरोकार झारखंड से रहा है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस दौरान भी शपथ ग्रहण समारोह में भी वो आए थे, और जब शिबू सोरेन का निधन हुआ तो उस दौरान भी उन्होंने संवेदना जाहिर की थी। अब इस पूरे फर्जी कॉल के मामले पर गोंदा थाने मामले की जांच करेगी कि आखिर ये फर्जी कॉल किस तरीके से किए गए और किसने किया। अगर हम इस फर्जी कॉल की बात करें तो कल 9:50 पर ये कॉल किए गए। अब पुलिस जो है साइबर सेल के माध्यम से इन बातों का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये फर्जी कॉल क्यों किए गए और उसके पीछे किन लोगों का षड्यंत्र था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए। गोंदा थाना इस मामले पर जांच करेगी कि आखिर ये टेलीफोन नंबर किसका था, किसने ये कॉल कराया था और आखिर इस टेलीफोन नंबर का लोकेशन क्या सर्च होता है। अब देखना होगा कि गोंदा थाने पूरे मामले में कहां तक जांच करती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर आपको कोडरमा से बताते हैं, जहां के तिलैया थाना क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 3 घरों से लाखों की चोरी की है। चोरों ने घर से नगद, कैश, जेवर सहित कीमती सामान भी चोरी कर लिए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि चोरों ने घर में पहले चोरी की और फिर आराम से घर में बैठकर पार्टी भी की। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जल्द ही मामले के खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। आए तो देखिए पूरा जितना सामान था सारा बिखरा पड़ा था, 1 बाय 1 करके सारा खंगाल दिया है। जो हमारे ज्वेलरी था करीबन 25-30 ग्राम अप्रोक्स वो ले गया और करीबन 3 लाख रुपए कैश। हाँ, बाहर हॉल में कुछ वाइन वगैरह भी उन लोग लिया है। क्या लगता है कि जो यहाँ पर आए होंगे, कितने टाइमिंग वो यहाँ पे बिताया है तकरीबन 3 घंटा से कम नहीं बिताया। हमारे यहाँ तक कि चमनप्राश का डब्बा खोल के उन लोग खा के गया। 21 नवंबर से राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इस कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभुकों के पास हर जिले में सरकार खुद पहुंचती है। वहां जरूरी प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए बाकायदा कैंप भी लगाया जाता है। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य के तमाम अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन राजधानी के ही कांके अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी दोपहर 12 बजे तक अपने कमरे से नदारद मिले। हालांकि उसके बाद भी
वो अंचल कब पहुंचे इसकी जानकारी नहीं है। इस दौरान कांके अंचल कार्यालय के बाहर प्रमाण पत्र बनाने वालों की भीड़ नजर आई। इसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 महीने से भी ज्यादा समय तक अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की बात कही है। राज्य के तमाम वैसे अंचल कार्यालय जहां अफसरशाही हावी है, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद आगे आना पड़ता है। जी हाँ, हम इस समय राजधानी रांची के कांके अंचल कार्यालय में हैं, जहां इस समय घड़ी में 11:15 बज रहे हैं और देख सकते हैं कि अंचल अधिकारी अमित भगत अभी तक अपने कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो स्टाफ यहाँ बैठे थे, जैसे ही न्यूज़ 18 का कैमरा स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, लोग यहाँ से चले गए। आप समझ सकते हैं कि 21 नवंबर से राज्य भर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जहां योजनाओं का लाभ लेने के लिए तमाम जो जरूरतमंद हैं, जो लाभुक हैं, वो जाति प्रमाण पत्र कहने, आय प्रमाण पत्र, तमाम प्रमाण पत्र के लिए वहां कैंप में वहां भीड़ लगेगी। लेकिन सामान्य दिनों में जहां बनता है वहां स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। आए थे, हाँ, सीओ सर से भेंट करने के लिए। मुलाकात हुई? नहीं। कितने दिन से आ रहे हैं? आ रहे हैं 1 महीना से। मुलाकात नहीं हो रही है? मुलाकात होती है लेकिन कुछ काम है जो पेंडिंग करके रखे हुए हैं। हाँ, क्या काम, किसके लिए थे? वो वंशावली सत्यापन करने काम था। इचापड़ी से आए हैं, सीओ से काम था और सीओ से भी मतलब कुछ ज़मीन का मामला था और अभी तो ऑफिस खुला नहीं है, तो ऐसे बैठ के घूम के चल जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहली बार आए कि इससे पहले भी आ चुके हैं? एक बार आए हैं, इसी तरह तो बंद रहता है सर। सीओ साहब नहीं आए अभी तक नहीं आए, कहीं ऐसे गए हैं, कोर्ट गए सीओ साहब। तो ये जानकारी आपने लोगों को दी, जो जितने लोग यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं? तो पूछे नहीं ना है, पूछेंगे तब ना बताएंगे। सीओ साहब तो डेली आते हैं। देखिए, ये जवाब भी सरकारी है और यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के लिए जब मुख्यमंत्री लोगों से आह्वान करते हैं, योजनाओं का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री आगे आने के लिए कहते हैं, तो जाहिर है कि वहाँ कैंप में भारी भीड़ उमड़ती है। तो ये भीड़ वहाँ क्यों उमड़ती है? वो कागजात यहाँ सामान्य दिनों में जहाँ अंचल कार्यालय में बनने की व्यवस्था है, वो भीड़ यहाँ आकर अपना कागजात तमाम अंचल कार्यालय में क्यों नहीं बनवा लेती? क्यों मुख्यमंत्री को खुद आगे आना पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में समझ जाइए कि जब राजधानी रांची के कांके अंचल कार्यालय में ऐसी स्थिति है, राज्य के तमाम अंचल कार्यालयों की स्थिति क्या होगी, क्या भयावह हालात होंगे, इसे समझा जा सकता है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा के सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर से राजनीति में बवाल ला दिया है। दीपक बिरुवा ने 2 बैलों की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के बैल हुए बेकार, हल जोतने लायक भी नहीं रह गए इस बार। अब इस पोस्ट के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया और कहा, जेएमएम लगातार चंपाई सोरेन का अपमान कर रही है। एक आदिवासी नेता का दूसरे आदिवासी नेता को इस तरह कहना गलत है। वहीं जेएमएम ने कहा, चंपाई जेएमएम के शेर थे और बीजेपी में जाते ही बैल बन गए हैं। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी के लिए बैल शब्द का प्रयोग करे, ये अच्छी बात नहीं। ये शब्द वो मेरे लिए प्रयोग करता तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती। मैं तो उदाहरण देता, मुझे एक बार ने 1 लाख बार बैल बोले ना, मुझे खुशी होगी। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिसको टाइगर बनाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए तो वहां पे बैल बनेंगे, चूहा बनेंगे, लेकिन टाइगर बनाने का काम, शेर बनाने का काम सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआईए महानिदेशक को पत्र लिखकर पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के आपराधिक सिंडिकेट से कथित गठजोड़ की जांच की मांग की है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। पत्र के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। जेएमएम ने बाबूलाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व संभालने के बाद मरांडी सिर्फ चिट्ठियां लिखकर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। जी उपचुनाव भी अब हार गए घाटशिला, बेचारे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है, विचलित हो गए हैं वो कि जब से बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमान संभाला है, तब से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पनौती साबित हो रहे हैं। ना तो आम चुनाव वो जीत पाए, ना ही उपचुनाव वो जीत पाए। ये ताज़ा मामला है, उन्होंने एनआईए को पत्र लिखा है जो पूर्व डीजीपी थे उनके विषय में।
एनआईए तो केंद्र की एजेंसी है और मैं समझता हूँ बाबूलाल जी ने जब लिखा है तो इसमें जो भी करना है एनआईए को करना है। इस विषय पर संज्ञान लेके, क्योंकि बाबूलाल जी कई बातें बेबुनियाद और अनर्गल करते रहते हैं। देखिए, बाबूलाल जी ने पत्र लिखा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार को इस पत्र को गंभीरता से लेना चाहिए और जो बाबूलाल जी ने आरोप लगाए हैं उसकी तह पर जाना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़े संगीन आरोप है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही है। जंगली हाथी के हमले से एक शख्स की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और हाथी को खदेड़ने और मुआवजे की मांग की गई है। वनकर्मी और पुलिस ने मामला शांत कराया। आक्रोशितों को शांत कर जाम हटवाया गया है। लुरगी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये आक्रोशित लोग हैं जो सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं और इनकी मांग है कि हाथी को खदेड़ा जाए और मुआवजा दिया जाए। में जंगली इलाके में हाथी गांव में घुस जाते हैं और घर गिरा देते हैं, जान का भी नुकसान करते हैं, घायल कर देते हैं, किसी की मृत्यु भी हो गई है। तरह तरह का नुकसान उनसे होती है। लोग फोन करते रहते हैं। सबको हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख के दीजिए, हम लोग मुआवजा दिलाएंगे। और अब बात करते हैं कोल्हान प्रमंडल और बंगाल के एलिफेंट कॉरिडोर की, जहां हाथियों की जान खतरे में है। कोल्हान में लगातार ट्रेनों की चपेट में आने से हाथियों की मौत का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 6 महीने में कोल्हान के साथ आसपास बॉर्डर इलाकों में 16 हाथियों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। समस्या को देखते हुए वन विभाग ने एक मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें कई बिंदुओं पर विशेष रूप से तैयारी की जाएगी, जिससे हाथियों की मौत की घटनाओं पर लगाम लग सके। बता दें कि कोल्हान क्षेत्र पूरी तरह से दलमा के जंगलों से घिरा हुआ है। ट्रेन की पटरियां जंगलों के बीचों बीच गुजरती है और इस दौरान ट्रेन की चपेट में आने से कई हाथियों की मौत अब तक हो चुकी है। और यहाँ रुकने